सेकंड वाले में ये ध्यान दो कि यहाँ नीचे 3, हर जगह 3 है ना। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो है ये 1 + x की पावर n में x³ का कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना। इसको हम सोच सकते हैं 1 + x की पावर n+1 में x³ का कोफिशिएंट लिखा है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये एक AGP तैयार हो गई हमारे पास, है ना। और इसमें हमें x की पावर 3 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो इस AGP का सम कर लो। आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको होमवर्क में करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडाइसेस। तो जो हमने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, वो पढ़ा था हमने जब फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स x + y की पावर n जो था वो एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर था। अब अगर नेचुरल नंबर ना हो, है ना, तो ये सिलेबस में नहीं है बट कहीं कहीं काम आ जाता है, इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on up to infinite terms, ठीक है। तो पैटर्न दिख रहा है हमें, तो याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और तुम देखोगे तो ये सेम लिखा हुआ है जैसा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए था ना, वही लिखा हुआ है। जैसे 1 की जगह तुम NC0 लिख ही सकते हो, n की जगह तुम NC1 लिख ही सकते हो, इसकी जगह तुम NC2 लिख ही सकते हो, इसकी जगह NC3 लिख ही सकते हो, है ना। तो कोई बोलेगा कि फिर ऐसे क्यों लिख दिया अलग से। तो पहली बात, दो डिफरेंसेस है, एक इनफाइनाइट टर्म्स है, दूसरा n जो है हमने क्या बोला है, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शनल इंडाइसेस। तो NC3 रिप्रेजेंट्स n में से 3 चीजें सेलेक्ट करना। तो अगर ये फ्रैक्शनल या नेगेटिव होगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना, NCR। तो इस तरीके से हमने लिखा है, बाकी वो यही है जो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए था। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट बातें, एक तो ये कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंटीजर के लिए है, और इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। पहली बात कि इनफाइनाइट टर्म्स और नेगेटिव ऑब्लिक फ्रैक्शनल इंडाइसेस के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि mod x इज लेस देन 1 के लिए ही ये क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसा आ गया x + y की पावर n, ठीक है, और इसको तुम्हें एक्सपेंड करना हो और n यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे। तो x या y में से जो भी बड़ा होगा ना, x या y जिसमें उसमें से जो भी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो x2 है और y3 है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, बाहर आ गया 3 की पावर है ना। फिर अंदर बचेगा 1 + 2/3 की पावर है। तो हम हर एक
बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मॉड एक्स इज लेस देन 1। तो हमें जब करना होगा हम एक्स या वाई को ऐसे कॉमन ले लेंगे और करेंगे। कि x की पावर r का कोफिशिएंट इसमें ये होगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। तो देखो, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल जो है हम इमेजिन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है इस फॉर्मूले को उस पर। मान लो हमने 3 डाई रोल की, ठीक है, और बोला हुआ है कि उसका सम जो है, तीनों डाई के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उसका जो सम जो है वो 14 होना चाहिए। ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? तो अगर हम देखें, हम बोले कि पहले डाई पे मान लो x1 आया, दूसरे पे मान लो x2 आया, तीसरे पे मान लो x3 आया, इसको हमने 14 कर दिया, है ना? ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन एक एक तो सबको देना ही देना है, 1 तो एटलीस्ट आएगा ही। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? n प्लस के माइनस 1, यानी 11 प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 13, है ना? c 3 माइनस 1 2। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जब x1 डैश ये 7 आ जाए। 7 तो आ नहीं सकता डाई पे, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए हम बाइनोमियल से, मतलब आसान तरीका होता है कि मान लो x की पावर n डिनोट कर रहा है कि डाई पे क्या आया है, ठीक है। x की पावर n डिनोट कर रहा है, x की पावर n में n डिनोट कर रहा है कि डाई के ऊपर n आया, ठीक है। तो पहले डाई पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है ना? इसके आगे कुछ नहीं आ सकता, तो हम रुक गए। फिर दूसरे डाई पे क्या आ सकता है? वो भी हमने लिख लिया। तीसरे डाई पे क्या आ सकता है? वो भी हमने लिख लिया। वो सेम आएगा, है ना? बेसिकली ये रिपीट हो रहा होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा? इसका क्यूब। अच्छा, x की पावर मतलब 14 आने का मतलब क्या है? 14 आने का मतलब है, मान लो यहां से 4 आ गया, यहां से 5 आ गया, और यहां से 6 आ गया, सॉरी 9, और यहां से 5 आ गया। ये एक तरीका दिखा रहा है ना कि पहले डाई पे 4 आया, दूसरे डाई पे 5 आया, तीसरे डाई पे भी 5 आया, तो 14 हो गया, ठीक है। तो x की पावर 14 का कोफिशिएंट अगर मैं इसमें ढूंढ लूंगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कितने तरीके से 14 आ सकता है, ठीक है। छोटा एग्जांपल लो, मान लो हेड आना 1 है और टेल आना 2 है, और हमने 2 कॉइन्स टॉस किए, हमें बोला गया है सम 3, है ना? तो हेड आए या तो टेल आए, हेड आए या तो टेल आए, तो सम 3
दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, एक्स की पावर 14 का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। अब वाई फाइंडिंग, अब इसका कोफिशिएंट फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। जो ये दिख रहा है ये जीपी है इसके अंदर, है ना, तो ये वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस कैसे हो जाएगा, ए आर, बल्कि एक्स तो कॉमन ही ले लो इसमें से, चाहे रहने दो अभी फिलहाल, ए आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1, इसके पूरे का क्यूब। इसके पूरे का क्यूब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। इसमें मेरे को क्या करना है, एक्स की पावर 14 का कोफिशिएंट ढूंढना है। अच्छा, इधर से एक्स क्यूब हटा दो और बोल दो कि एक्स की पावर 11 का ढूंढना है मेरे को, किसमें, इसमें। है ना, सही है ना। अब इसको तो हम ओपन कर लेंगे, करेंगे ए क्यूब। अब ए क्यूब मेरे लिए बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि वो एक्स की पावर 18 आ जाएगा, वो तो काम ही नहीं है मेरे लिए, है ना। माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² -3a²b, वो भी मेरे लिए बेकार है क्योंकि एक्स की पावर 12 आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या है हमारे पास, x -1 की पावर -3। अब मेरे को x की पावर 11 का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5 का कोफिशिएंट इसमें, और -1 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 11 का कोफिशिएंट इसमें। तो ऐसे सवाल जितने भी आते हैं उसमें इस टाइप का एक्सपेंशन का जनरल टर्म मालूम होना चाहिए हमें, जो कि ये हमने लिखा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यही हमें याद रखना। ओके, और ये काफी बार हो रहा होगा ऐसा, जैसे अभी हमने ये इग्नोर किया ना कि इस टर्म की हमें जरूरत नहीं है, उस टर्म की जरूरत नहीं है ना। तो काफी बार ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हें देख के लगेगा कि इतने बार दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस में कितने सारे टर्म आएंगे, तो तुम्हें काफी बार ऐसा हो रहा होगा कि उनमें से एक के काफी सारे टर्म तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो, 2-3 टर्म ही मैक्सिमम रेलेवेंट हो। ठीक है, चलो इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, तुम्हें शीट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं।